नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके लिए हमने संसद टीवी के एक विशेष कार्यक्रम से जानकारी ली है और शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे, शून्य और दशमलव। ये भारत की देन है और सोचिए, इनके बिना क्या आधुनिक विज्ञान संभव था? चांद तक पहुंचना शायद नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आजादी के 75 साल बाद अब इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? क्यों ये जरूरी है? हाँ, ये सवाल वाजिब है। देखिए, एक बड़ा कारण तो ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस पूरी ज्ञान परंपरा को जानबूझकर नकारा गया। नकारा गया मतलब कैसे? मतलब उसे कमतर दिखाया गया। कहा गया कि संस्कृत एक मृत भाषा है। वेदों को आप सोचिए, गडरियों के गीत तक कह दिया गया। एक पूरी कोशिश थी इसे दबाने की। और ये समझना जरूरी है कि ये प्रणाली सिर्फ मतलब पूजा पाठ या दर्शन तक सीमित नहीं थी, ऐसा नहीं है। अच्छा। जी नहीं, ये तो ज्ञान का एक विशाल सागर है। इसमें विज्ञान, गणित, चिकित्सा, धातु विज्ञान, खगोल शास्त्र, यहाँ तक कि जीवन जीने की कला, सब कुछ शामिल था। ये हजारों सालों में विकसित हुई एक पूरी व्यवस्था थी। तो फिर इसे दबाया कैसे गया? क्या तरीके थे जिससे मतलब इतनी बड़ी विरासत को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए, ये काफी व्यवस्थित तरीके से हुआ। अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति अपनाई। रणनीति? हाँ, जैसे एशियाटिक सोसाइटी जैसे संस्थान बनाए गए। ऊपरी तौर पर तो लगता था कि ये भारतीय ज्ञान को समझ रहे हैं, पर असल में एक मकसद ये भी था कि भारत की बौद्धिक संपदा को कम आंका जाए। और सबसे बड़ा हमला हुआ शिक्षा व्यवस्था पर। उसे इस तरह बदला गया कि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से कट जाएं। उनमें एक तरह की हीन भावना पैदा हो। यानी ये सिर्फ सांस्कृतिक हमला नहीं था, इसका असर और भी गहरा था। बिल्कुल, इसका आर्थिक असर भी हुआ। पर पहले अगर हम ज्ञान के विस्तार की बात करें तो वो जानना जरूरी है। हाँ, जरूर। कितना व्यापक था ये ज्ञान? अरे बहुत ज्यादा। आप देखिए, 4 वेद हैं, फिर वेदांग हैं जो वेदों को समझने में मदद करते हैं। 108 उपनिषद हैं जिनमें गहरा दार्शनिक ज्ञान है। 6 दर्शन हैं, अलग अलग विचारधाराएं। 18 पुराण हैं, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य। फिर जैन आगम है, बौद्ध त्रिपिटक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ये सब इसी विशाल परंपरा का हिस्सा है। सोचिए, अकेले भगवत गीता का ही 75 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वाकई ये तो बहुत विशाल है। और जैसा आपने कहा, बात सिर्फ ग्रंथों की संख्या की नहीं है, उनके अंदर के ज्ञान की है। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में भी इशारा किया था, ये सिर्फ दर्शन या अध्यात्म नहीं था। गणित की बात करें अगर, हाँ, गणित तो एक बेहतरीन उदाहरण है। शून्य, दशमलव प्रणाली, आज हम जो अंक इस्तेमाल करते हैं 1, 2, 3, 4, जिन्हें अरब में भी हिंसा कहते हैं, मतलब हिंद से आया हुआ। सही बात है। बीज गणित, त्रिकोणमिति, इन सब की जड़ें यही हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे कितने ही महान गणितज्ञ हुए। हाँ, और एक दिलचस्प बात है जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हाँ। उससे सदियों पहले बोधायन के शुल्ब सूत्रों में, जो प्राचीन ज्यामिति के ग्रंथ हैं, उसमें इसका जिक्र मिलता है। सोचिए, कमाल है। और दूसरे क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा या विज्ञान? हाँ बिल्कुल। चिकित्सा में देखिए, चरक का नाम आता है आयुर्वेद के लिए, और सुश्रुत का शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के लिए। उन्हें तो सर्जरी का पितामह माना जाता है। सर्जरी उस जमाने में? जी हाँ, ग्रंथों में वर्णन मिलता है। फिर रसायन शास्त्र में नागार्जुन का काम देखिए। धातुओं का ज्ञान, पारे और जस्ते जैसी चीजों का इस्तेमाल, इससे उस समय के व्यापार और उद्योग को भी तो बढ़ावा मिला होगा ना। जाहिर सी बात है। यहाँ तक कि वनस्पति विज्ञान में, मतलब जगदीश चंद्र बोस से बहुत पहले महर्षि पाराशर का वृक्षायुर्वेद ग्रंथ है, जिसमें पेड़ों के जीवन चक्र, बीमारियों, यहाँ तक कि प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं का भी वर्णन है। ये तो अद्भुत है। और विमान शास्त्र जैसी बातें भी सुनने में आती हैं। हाँ, भारद्वाज संहिता जैसे ग्रंथों में इसकी अवधारणा पर विचार मिलता है। अब ये कितना व्यवहारिक था, इस पर और शोध हो सकता है, पर विचार तो था। और इन सब के केंद्र थे हमारे विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे।
भारत की छवि वाकई विश्व गुरु की थी। और इसका अर्थव्यवस्था पर भी असर रहा होगा। बिल्कुल, ज्ञान और अर्थव्यवस्था जुड़े होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 15वीं सदी तक विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा करीब 36% था। अंग्रेजों के आने तक भी ये 24% के आसपास था। 24%? हाँ, और जब वो गए तो ये हिस्सा महज 2-3% रह गया था। तो ये सिर्फ सोने चांदी या कोहिनूर की लूट नहीं थी, ये हमारे ज्ञान, हमारे आत्मविश्वास की भी लूट थी, बौद्धिक लूट थी। तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम आज क्या करें इस जानकारी का? मुझे लगता है सबसे पहले तो अपनी इस विरासत को जानना, समझना और उस पे गर्व करना जरूरी है। हीन भावना से बाहर निकलना होगा। हाँ, ये जरूरी है। और ये भी देखना होगा कि हमारी जो आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा है, जैसे पीसी रे, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, रामानुजन, वो कहीं ना कहीं इसी पुरानी जमीन पर खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आज जरूरत है कि हम इस ज्ञान को फिर से खोजें, उसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखें और उसमें जो उपयोगी है उसे अपनाएं। क्या इसमें शोध की गुंजाइश है? मतलब क्या प्राचीन तकनीकों को आजमाया जा सकता है? उन्हें आज की आधुनिक प्रयोगशालाओं में परखा जा सकता है, उनकी वैज्ञानिकता को सिद्ध किया जा सकता है। मुझे लगता है ये ज्ञान प्रणाली तैयार है अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए। तो ये स्पष्ट है कि भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा कितनी गहरी, कितनी प्राचीन और विविध रही है, और आज दुनिया इसे इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में पहचान भी रही है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद शायद एक सवाल हमारे मन में रहना चाहिए। क्या? कि अपने इस अतीत को, इस विरासत को बेहतर ढंग से समझकर हम आज की चुनौतियों का सामना करने और भविष्य का रास्ता बनाने में कैसे मदद ले सकते हैं? ये ज्ञान हमें आगे कैसे बढ़ा सकता है? ये वाकई एक अहम सवाल है, सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस गहरी बातचीत के लिए बस इतना ही।